गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है रेमेडी फॉर पनिशमेंट अंडर इट्स एक्ट 1961। अपन ने पिछली वीडियो में डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में देखा, बोथ स्टेट की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो अगर डिसिप्लिनरी कमेटी ने किसी एडवोकेट को कोई पनिशमेंट दे दी, चार पनिशमेंट देखी थी अपन ने। एक तो डिसमिस कर सकती कंप्लेंट को, उसके बाद रेप्रीमांड जो मतलब डांट वाट के वार्निंग दे के छोड़ सकती, उसके बाद सस्पेंड कर सकती कुछ पीरियड के लिए, या फिर कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो उसको स्टेट रोल से, मतलब परमानेंट बैन भी बोलते हैं उसको। अगर ये किसी एडवोकेट को उससे कुछ रेमेडीज़ है क्या, वो अपन देखेंगे। मतलब ये चार जो पनिशमेंट है, इसके अगेंस्ट किसी एडवोकेट के पास कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल है क्या, तो वो आज के क्वेश्चन में अपन देखेंगे। व्हेन एन एडवोकेट is punished by disciplinary committee for professional or other misconduct under section 35 of 1961 एडवोकेट्स एक्ट 1961। मतलब अगर किसी एडवोकेट को पनिश करा जाता डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए या फिर कोई भी अदर मिसकंडक्ट के लिए अंडर सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, देन लॉ कुछ सिविल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड रेमेडीज प्रोवाइड करता ताकि न्याय मिल सके उस वकील को भी। ये रेमेडीज़ इंटरनल रिव्यूज़ रहते उसके अंदर, उसके बाद अपील का ऑप्शन रहता है हायर अथॉरिटीज़ के पास, एंड रिविजनरी पावर्स रहते जो खुद कोड यूज़ करता, मतलब जो डिसिप्लिनरी कमेटी जिसने ऑर्डर पास करी वो खुद ये पावर्स यूज़ कर सकती, रिविजनरी पावर्स। ये सुमोटो भी कर सकते वो, और एप्लीकेशन बाय लॉयर के द्वारा भी ये कर सकते। मतलब जो एडवोकेट है उसने एप्लीकेशन डाला तब भी ये हो सकता रिविजनरी पावर्स का इस्तेमाल। अपन देखते तो आती स्टैट्यूटरी रेमेडीज़ फॉर एग्रीव्ड एडवोकेट। तो उन रेमेडीज़ को डिटेल ब्रेकडाउन इधर किया गया है। तो सबसे पहली रेमेडी आती रिव्यू, सेक्शन 44। द डिसिप्लिनरी कमिटी हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर ईदर ऑन इट्स ओन मोशन दैट इज सुमोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय एग्रीव्ड पर्सन। मतलब जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके पास पूरे पावर्स है कि वो खुद की ऑर्डर को रिव्यू कर सकती, एक तो खुद से कर सकती सुमोटोली, या फिर एप्लीकेशन अगर उस एग्रीव्ड एडवोकेट ने एप्लीकेशन डाला तो कर सकती। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन फॉर स्टेट बार काउंसिल: इफ अ स्टेट बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमिटी डिसाइड्स टू रिव्यू एंड चेंज इट्स ऑर्डर, दैट चेंज विल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल इट इज़ अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब भले ही स्टेट बार काउंसिल जो है कमिटी वो डिसाइड करे कि हाँ यार इसके अंदर तो अपेरेंट मतलब ईरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, वो जो बोलते नहीं कि अपन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब सामने ही दिख रहा कि ऑर्डर के अंदर एरर्स है जिससे दूसरी पार्टी को प्रॉब्लम्स जा रही, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा। तो उस कंडीशन में भले ही वो चाहे कि हाँ हम हमारी ऑर्डर को रिव्यू करेंगे या फिर उसमें चेंज करेंगे, और उन्होंने चेंज कर भी दिया, बट वो चेंज इफेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परमिशन इम्पॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव करने को होना ये रिव्यू एप्लीकेशन, उसके बाद ही स्टेट बार काउंसिल अपनी ऑर्डर को रिव्यू कर सकती। ग्राउंड्स यूजुअली सॉट टू करेक्ट अ पेटेंट एरर और अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। मतलब पेटेंट एरर है ऑर्डर के अंदर, जैसे अरिथमेटिकल एरर्स बोल लो या फिर कोई भी ऐसी एरर्स बोल लो जिससे वो अलग ही मीनिंग निकल रहा उस लाइन का, या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, मतलब ये हो रहा कि न्याय नहीं मिल रहा जो वो पार्टी को प्रॉपरली, या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, और वो जो एरर है वो अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, मतलब दिख रहा हो ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर के अंदर। उस कंडीशन में ये रिव्यू का यूज़ किया जाता। देन आता अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सपोज कि स्टेट बार काउंसिल ने कुछ रिव्यू को मना कर दिया, मतलब खुद से रिव्यू नहीं किया, या फिर एप्लीकेशन जो डाला एडवोकेट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में उसके पास सेकंड रेमेडी है अपील करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कैन फाइल एन अपील। मतलब एनी पर्सन, मतलब एक तो इधर वकील भी रह सकता जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई, या फिर वो पार्टी भी रह सकती जिसने उस एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट करी। दोनों में से अगर कोई भी पार्टी अग्रीव्ड है, मतलब खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है उस ऑर्डर से, तो वो एंड जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, मतलब अपने स्टेट का इम्पोर्टेंट लॉयर बोलते हैं उसको, मतलब हाई प्रिविलेज, सबसे हाई प्रिविलेज अगर किसी को रहता स्टेट के अंदर एडवोकेट्स में से, तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को रहता। और वही अपन बीसीआई का देखे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो उधर अटॉर्नी जनरल रहता। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना।
तो एडवोकेट जनरल और जो एग्रीव्ड एडवोकेट या फिर कोई भी पार्टी है, वो दोनों भी अपील में जा सकते। तो आपको इधर क्वेश्चन आएगा कि एडवोकेट जनरल का क्या रोल है इसके अंदर। तो कैसा रहता, सपोज करो हम जब कोर्ट में प्रैक्टिस करते तो सब लॉयर्स एक दूसरे के कलीग्स रहते, सब लॉयर्स एक दूसरे को मदद करते, ताकि एक ऐसा रिलेशन रहता है कि हाँ लॉयर लॉयर का रिलेशन ऐसा। तो अगर कोई किसी लॉयर पे केस करना चाहता तो उसको पूरा मतलब प्रोसीडिंग जैसा चलता ना डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। तो किसी पार्टी को अगर किसी लॉयर पे केस करना है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, तो उसको वो प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करते आएगा डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। तो उसके लिए उसको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। और आप समझो कि वो भी एक एडवोकेट है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई, और उसको गलत साबित करने के लिए भी एक एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्लैश आता है ना कि भाई एडवोकेट को मदद करेंगे, ऐसा लोग ऐसा समझते कि भाई एडवोकेट है वो भी समझ सकता मेरे को ऐसा। तो उस कंडीशन में जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहता, जो म्हणजे मोस्ट प्रिविलेज एडवोकेट पूरे स्टेट के अंदर, उसको कुछ लेना देना नहीं इन लोगों से, वो एकदम सुपीरियर एडवोकेट रहता। तो वो पार्टी के साइड से अपॉइंट किया जाता, भले ही वो खुद होके नहीं जाता ऐसे मामलों में, वो उसके जूनियर्स वगैरह या किसी को भेज देता, बट वो एज अ पार्टी रहता जो मतलब जो भी पार्टी कंप्लेंट कर रही उसके साथ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार एडवोकेट जनरल रहे, बट ऐसा रहता। पावर्स ऑफ BCI। द BCI's डिसिप्लिनरी कमेटी कैन कन्फर्म, वेरी, इंक्रीज और डिक्रीज और सेट असाइड द पनिशमेंट। मतलब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर अपील सुनने के बाद उसको लगा कि हाँ भाई सच्ची में ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एक तो ऑर्डर को सच्ची लगी ऑर्डर तो उसको हाँ बोलेगी, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने तो कर सकती, या फिर वो डायरेक्ट पनिशमेंट भी सेट असाइड कर सकती। प्रोटेक्शन। द BCI कैनॉट इंक्रीज वेरी प्रीजुडिशियली द पनिशमेंट विदाउट गिविंग द एडवोकेट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मतलब BCI जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो बढ़ा नहीं सकती, मतलब बढ़ा सकती, इधर देखा अपन ने इंक्रीज भी कर सकती डिक्रीज भी कर सकती, बट इतना भी पनिशमेंट नहीं बढ़ा सकती। मतलब फॉर एग्जांपल 1 मंथ की जेल इम्प्रिजॉनमेंट की सजाएं सुनाई थी, इन्होंने 2 साल की कर दी, इतना भी नहीं इंक्रीज कर सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना 2 महीना 6 महीना ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा है, प्रोटेक्शन है उसके अंदर भी, और उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देनी ही होना BCI ने भी उसकी भी अपील सुनते टाइम। एंड देन आता अपील टू सुप्रीम कोर्ट। पहली रेमेडी देखी अपन ने रिव्यू सेक्शन 44, उसके बाद अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 37, अब आता अपील टू सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 38। दिस इज द फाइनल अपीलेट रेमेडी। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36 और 37 कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये फाइनल अपीलेट रेमेडी है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं अभी तुमको बचा सके। मतलब पहली थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर स्टेट बार काउंसिल ने कुछ ऑर्डर पास करा तो, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये लास्ट है सुप्रीम कोर्ट, फाइनल अपीलेट रेमेडी है। और अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उसके ऑर्डर से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सो डायरेक्ट एक्सेस, दिस इंक्लूड्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। मतलब अटॉर्नी जनरल रहता अभी इधर, जो ये मतलब अपन ने देखा कि स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल रहता और हायर लेवल पे अटॉर्नी जनरल रहता। तो इधर ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट्स पावर, द कोर्ट हैज़ वाइड डिस्क्रिशन टू पास एनी ऑर्डर इट डीम्स फिट इंक्लूडिंग वेरिंग द पनिशमेंट। मतलब कोर्ट के पास बहुत डिस्क्रिशन है, वाइड डिस्क्रिशन है कि वो कैसे कोई भी ऑर्डर पास कर सकती जो उस हियरिंग को कंडक्ट करने के बाद उनको सही लगे। मतलब वो कम ज़्यादा कुछ भी कर सकती पनिशमेंट, या फिर वो ये अपन ने जो पीछे देखा कि डिसमिस क्या बोले अपन ने देखा ना अभी, हाँ वो सेट असाइड भी कर सकती पनिशमेंट को सुप्रीम कोर्ट भी। तो अभी इधर कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि यार इधर दोनों नाम कैसे। सो समझो, स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास एडवोकेट जनरल रहता, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी में अटॉर्नी जनरल रहता। बट अभी बात किसकी चल रही, सुप्रीम कोर्ट की। तो इस कंडीशन में ये भी जा सकता या फिर ये भी जा सकता, ऐसा है। रिवीजन, ये 4th रेमेडी। रिव्यू, उसके बाद अपन ने देखा अपील टू BCI, उसके बाद अपील टू सुप्रीम कोर्ट, एंड अभी 4th रेमेडी है रिवीजन सेक्शन 48A। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ द रिविजनरी पावर्स टू इंश्योर द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग।
मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रिविजनरी पावर्स है, रिवीजन कर सकती वो। मतलब अभी देखेंगे अपन स्कोप। BCI, the BCI can call for record of any proceeding disposed of by state bar council or its committee from which no appeal lies। मतलब अगर अपील का मौका दिया ही नहीं उस एग्रीड पार्टी को, तो उस कंडीशन में BCI के पास ये पावर है कि वो खुद होके किसी भी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड जो स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा डिस्पोज की गई या फिर पेंडिंग है, तो वो खुद के पास वो केस बुला सकती है और खुद उसको चला सकती। पर्पस टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट डिस्पोजल ऑफ द केस वॉज लीगल एंड एंड प्रॉपर। मतलब ये सेटिस्फाई करने के लिए कि जो भी केस स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने डिस्पोज ऑफ करी वो लीगली करी एंड प्रॉपर करी क्या, ये देखने के लिए वो ये रिवीजन की पावर भी यूज़ कर सकती बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो आता स्टे ऑफ ऑर्डर सेक्शन 40। फाइलिंग एन अपील डजंट ऑटोमेटिकली स्टे पॉज द पनिशमेंट। मतलब अगर आप स्टेट बार काउंसिल के द्वारा मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी जो है स्टेट बार काउंसिल की, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं, बट आप ऐसा मत समझो कि अगर आपने अपील फाइल करी तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली उस पर स्टे आ जाएगा। वो स्टे नहीं आएगा, उस पर वो कंटिन्यू रहेंगी, बट आपकी ये अपील भी सुनी जाएंगी। द एडवोकेट मस्ट स्पेसिफिकली अप्लाई फॉर स्टे ऑर्डर। हाँ, बट स्टे ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन डालना पड़ेगा स्टे ऑर्डर का। अपील करने से आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा, वो पनिशमेंट कंटिन्यू रहेंगी, बट आपको अगर स्टे ऑर्डर चाहिए उस पनिशमेंट पे तो एक सेकंड एप्लीकेशन डालो स्टे ऑर्डर का। डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट मे डायरेक्ट द स्टे ऑफ द ऑर्डर फॉर सफिशिएंट कॉज ऑन सच टर्म्स एज दे सी फिट। हाँ, अगर वो लगे उनको BCI को, मोस्टली ये BCI या स्टेट बार काउंसिल, मतलब स्टेट बार काउंसिल भले ही वो ही उसकी ही डिसिप्लिनरी कमेटी ऑर्डर पास कर रहे, बट उनको लगा कि इसको अपील का मौका दिया है तो चलो थोड़ी देर के लिए स्टे ऑर्डर लाते जब तक इसकी अपील सुन रहे तब तक। या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगा कि हाँ सफिशिएंट कॉज है इसके पास स्टे ऑर्डर के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा, तो वो कुछ टर्म्स पे उसको स्टे ऑर्डर दे सकती उस पनिशमेंट से। की प्रोसीजरल रूल्स। अ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 39। Section 5 and 12 of the Limitation Act 1963 apply to these appeals। मतलब जो सेक्शन 5 एंड 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई होता है इधर अपील के लिए। मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया है लिमिटेशन एक्ट के अंदर वही इधर अप्लाई होगा। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज अ जेन्युइन डिले, मेडिकल प्रेगनेंसी, इमरजेंसी, द कमिटी कैन कंडोन डिले एंड हियर द अपील आफ्टर 60 डे लिमिट। मतलब हाँ, सच्ची में अगर जेन्युइन डिले हुआ उसको किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो उस डिले को कमेटी मान सकती कि हाँ भाई मतलब जेन्युइन रीज़न था उसके पास, और 60 दिन की जो लिमिट है लिमिटेशन एक्ट के अंदर कि 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करने को होना ऑर्डर पास करने के बाद, तो अगर उसको 80 डेज भी हो गए मतलब उसके बाद लेकिन वैलिड रीज़न था, तो उस कंडीशन में कंडोनेशन ऑफ डिले करके उसकी अपील सुनी जाएंगी। और सेकंड है राइट टू बी हर्ड। नो रेमेडी स्पेशली दोज दैट माइट इंक्रीज पनिशमेंट कैन बी एक्सरसाइज विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब ऐसी कोई भी रेमेडी एक्सरसाइज नहीं की जाएंगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रही। मतलब इनमें स्पेशली आती जो कि पनिशमेंट इंक्रीज कर देंगे वो, मतलब 1 साल की दी तो रेमेडी यूज़ करने गए लेकिन उल्टा ही हो गया वो कि उसमें पनिशमेंट बढ़ गई। तो ऐसी कोई भी रेमेडीज एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे कोई भी, मतलब इधर कौन आएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा। सो ये हो गया अपना रेमेडीज अगेंस्ट पनिशमेंट, रेमेडीज फॉर पनिशमेंट अंडर एडवोकेट्स एक्ट।